सोचिए वो एक अदृश्य शक्ति जो हमारे घरों तक पानी पहुंचाती है, हमारे खेतों को सींचती है और उद्योगों की जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उन्हें चलाती है। ये शक्ति है पंपों की। ये हमारे आधुनिक जीवन के, आप कह सकती हैं, छिपे हुए दिल की तरह हैं। लगातार धड़कते रहते हैं, भले ही हम उन पर ज्यादा ध्यान ना दें। बिल्कुल सही कहा। और ये जो उपकरण हैं जो बाहर से काफी साधारण दिखते हैं, दरअसल ये हजारों सालों की मानवीय सरलता, जरूरत और कह सकते हैं कि लगातार तकनीकी सुधार का नतीजा है। अच्छा। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, खासकर नीचे से ऊपर उठाना, ये एक इतनी बुनियादी जरूरत रही है कि इसने कुछ बहुत ही कमाल के आविष्कारों को जन्म दिया है। तो आज हमारे पास जो अलग अलग स्रोत हैं, कुछ ऐतिहासिक लेख हैं, कुछ इंजीनियरिंग के शोध पत्र और यहाँ तक कि जो आधुनिक सिमुलेशन तकनीक है, उस पर भी कुछ जानकारी है। इनके जरिए हम पंपों के इस शानदार सफर पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, समझेंगे कि पानी उठाने की वो जो शुरुआती सरल तकनीकें थीं, उनसे आज के ये हाईटेक मशीनें कैसे बनी। हाँ, हमारा मकसद यही है कि जो मुख्य आविष्कार हुए उनको समझें, उनके पीछे कौन लोग थे, क्या सोच थी, और ये भी देखें कि इन तकनीकों ने सिर्फ पानी का प्रबंधन ही नहीं बदला, बल्कि पूरी की पूरी सभ्यताओं को कैसे आकार दिया। बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसकी कहानी। अच्छा, तो कहानी शुरू कहाँ से होती है, मतलब सबसे पुरानी जड़ें? चलिए समय में बहुत पीछे चलते हैं। उस युग में जब बिजली तो थी नहीं, कैसे उठाते होंगे लोग पानी? हाँ, ये सोचना भी दिलचस्प है। सबसे पुराने तरीकों में से एक जो हमें पता है वो लगभग 3000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया और मिस्र में मिलता है, शेडूफ। शेडूफ? ये कैसा होता था? ये बहुत ही सरल था। आप समझ लीजिए कि एक लंबा डंडा बीच में किसी ऊंची जगह पे टिका हुआ, जैसे लीवर होता है। एक सिरे पर बाल्टी लटकी होती थी और दूसरे सिरे पर वजन, मतलब पत्थर वगैरह बांध देते थे। ओह, तो वजन से बाल्टी को ऊपर खींचने में मदद मिलती थी। हाँ बिल्कुल, वजन पानी से भरी बाल्टी के भार को बैलेंस करता था, जिससे इंसान को कम मेहनत लगती थी पानी ऊपर खींचने में। कितना सरल पर असरदार रहा होगा। हाँ, बहुत असरदार। मिस्र में नील नदी के किनारे सिंचाई के लिए इसका इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ कि कुछ अनुमान ये बताते हैं कि इससे खेती लायक जमीन का जो क्षेत्रफल था वो करीब 10 से 15% तक बढ़ गया। 10 से 15%? सिर्फ इस एक सरल सी तकनीक से? हाँ, सोचिए, एक साधारण से लीवर ने वहां की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा असर डाला होगा। मतलब खेती का नक्शा ही बदल दिया एक तरह से। कमाल है। और इसके अलग अलग नाम भी थे, शायद आपने बताया था, जैसे भारत में धैंकली। हाँ बिल्कुल, भारत में इसे ढैंकली या कहीं कहीं पैकोट्टा भी कहते थे। ग्रीस में किलोनियन, इराक में डालिया। ये नाम दिखाते हैं कि ये तकनीक कितनी फैली हुई थी। तो क्या ये अलग अलग जगहों पर अपने आप विकसित हुई या ये विचार फैला था? ये कहना मुश्किल है। ये संभव है कि विचार एक जगह से दूसरी जगह यात्रियों या व्यापारियों के जरिए फैले हों, लेकिन ये भी उतना ही संभव है कि पानी ऊपर उठाने की जरूरत तो हर जगह एक जैसी थी, तो अलग अलग सभ्यताओं ने मिलते जुलते समाधान खुद ही खोज लिए हों। ये दिखाता है कि इंसान कितना जुगाड़ू है। सही बात है। अच्छा, शेडूफ के बाद क्या आया? वाटर व्हील, नोरिया। हाँ, वाटर व्हील या नोरिया, ये भी बहुत पुरानी तकनीक है। लगभग 700 ईसा पूर्व मिस्र और रोम में इसके प्रमाण मिलते हैं। ये बड़े बड़े लकड़ी के पहिए होते थे। पहिए कैसे काम करते थे ये? इन पहियों के किनारे पर, मतलब रिम पर, बाल्टियां या डिब्बे लगे होते थे। जब पहिया घूमता था, या तो पानी की धारा के जोर से या फिर जानवरों की ताकत से, तो ये बाल्टियां नीचे पानी में डूबकर भरती थी और पहिए के साथ ऊपर आती थी। अच्छा। और फिर ऊपर पहुंचकर अपना पानी एक नालिया हौज में उलट देती थी। मैंने सुना है सीरिया में एक शहर हामा, वहां के नोरिया तो बहुत ही विशाल हैं, आज भी देखे जा सकते हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा है, वो तो काफी ऊंचे हैं शायद। हाँ, हामा के नोरिया वाकई देखने लायक हैं। कुछ तो 20 मीटर यानी 65 फीट से भी ज्यादा ऊंचे हैं ये नोरिया। और इसी तरह के दूसरे उपकरण, जैसे एक और था टिम्पैनन। टिम्पैनन, वो क्या था? टिम्पैनन एक तरह का ड्रम जैसा पहिया था। इसके अंदर खाने कंपार्टमेंट्स बने होते थे। जब ये पहिया पानी में आधा डूबा हुआ घूमता था तो निचले खाने पानी से भर जाते थे और पहिए के घूमने के साथ पानी अंदर ही अंदर ऊपर उठता था और फिर बीच के एक्सल से बाहर निकल जाता था। तो नोरिया में बाल्टियां बाहर थीं और टिम्पैनन में पानी अंदर उठता था? हाँ बिल्कुल, ये दोनों ही सिंचाई के लिए, शहरों को पानी सप्लाई करने के लिए और यहाँ तक कि खानों से पानी बाहर निकालने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। इनका आविष्कार किसने किया, इस पर भी थोड़ी बहस है। भारत, निकट पूर्व, ग्रीस, लगता है कई जगहों पर इनका विकास हुआ। और फिर एक नाम जो शायद स्कूल में भी सुना हो,
आर्किमिडीज स्क्रू लगभग 200 ईसा पूर्व, ये तो महान गणितज्ञ आर्किमिडीज का आविष्कार माना जाता है ना? हाँ, ज्यादातर श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। हालांकि कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि शायद मेसोपोटामिया में इससे भी पहले कुछ मिलता जुलता इस्तेमाल होता था, लेकिन आर्किमिडीज ने इसे निश्चित रूप से लोकप्रिय बनाया। पर ये दिखने में इतना सरल लगता है, बस एक घूमने वाला पेंच जैसा। बिल्कुल, इसकी खूबसूरती ही इसकी सादगी और मजबूती में है। एक ट्यूब के अंदर एक बड़ा चौड़ा पेंच या हेलिक्स जैसा होता है जो घूमता है। और पानी ऊपर कैसे जाता है? जब ये पेंच घूमता है तो पानी या कोई भी तरल इसके निचले घुमाव के बीच फंस जाता है, और जैसे जैसे पेंच घूमता रहता है वो पानी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ धकेलता जाता है, ट्यूब के साथ साथ। अच्छा, और इसकी खास बात क्या थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि इसमें कोई वाल्व वगैरह नहीं होते थे जो बंद हो जाएं या टूट जाएं, इसलिए सिर्फ साफ पानी ही नहीं बल्कि कीचड़ वाला, रेत मिला हुआ गंदला पानी भी आसानी से उठा सकता था। ओह, ये तो बड़ा काम का रहा होगा फिर। बहुत ज्यादा, सिंचाई के लिए, दलदली जमीन से पानी निकालने के लिए। और सबसे आश्चर्य की बात क्या है? क्या? यही सिद्धांत, आर्किमिडीज स्क्रू का यही बेसिक डिजाइन आज भी इस्तेमाल होता है। 2000 साल से ज्यादा हो गए। आज भी? हाँ, आज के जो आधुनिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTPs हैं, उनमें जो गाद या कीचड़ स्लज जमा होता है, उसे उठाने के लिए अक्सर आर्किमिडीज स्क्रू पंप ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि वो गाढ़ी भारी चीजों को आसानी से संभाल लेते हैं। सोचिए कितनी टिकाऊ तकनीक है। वाह, ये तो सच में कमाल है। लेकिन अगर आर्किमिडीज स्क्रू इतना सरल और प्रभावी था, तो फिर लगभग उसी समय में अलेक्जेंड्रिया के ही एक और आविष्कारक थे, क्टेसेबियस। उन्होंने एक ज्यादा जटिल दिखने वाला फोर्स पंप क्यों बनाया, जिसमें पिस्टन, सिलेंडर, वाल्व सब थे? ये बहुत अच्छा सवाल है। यह हमें पंपों के अलग अलग कामों को समझने में मदद करता है। देखिए, आर्किमिडीज स्क्रू पानी को उठाने के लिए बेहतरीन था, मतलब कम ऊंचाई तक ज्यादा मात्रा में पानी ले जाने के लिए, लेकिन वो पानी में दबाव नहीं बनाता था। दबाव नहीं बनाता था मतलब वो पानी को बस ऊपर पहुंचा देता था, लेकिन उसे तेजी से फेंक नहीं सकता था या पाइप में दूर तक नहीं भेज सकता था। क्टेसेबियस का जो फोर्स पंप था, उसमें पिस्टन सिलेंडर के अंदर आगे पीछे होता था, और वाल्व ये सुनिश्चित करते थे कि पानी एक ही दिशा में जाए। अच्छा, तो जब पिस्टन पानी को धकेलता था तो वो दबाव के साथ बाहर निकलता था। ये पानी को सिर्फ उठा नहीं रहा था, बल्कि उसे बलपूर्वक फेंक रहा था। ये एक बहुत बड़ी प्रगति थी। ओह, तो इसका मतलब है कि इस फोर्स पंप से पानी को ज्यादा ऊंचाई तक या ज्यादा दूरी तक भेजा जा सकता था? बिल्कुल, यही वजह है कि इसका इस्तेमाल गहरे कुओं से पानी निकालने के लिए होता था, आग बुझाने वाली शुरुआती मशीनों में होता था, क्योंकि वो पानी की तेज धार फेंक सकती थी। आग बुझाने में भी? हाँ, और एक बहुत ही अनोखी चीज में भी इसका इस्तेमाल होता था। दुनिया का पहला ज्ञात ऑर्गन, जिसे हाइड्रोलिस कहते हैं। हाइड्रोलिस, पानी वाला ऑर्गन? हाँ, उसमें हवा का दबाव पानी के जरिए नियंत्रित किया जाता था, और उस हवा को पंप करने के लिए शायद क्टेसेबियस के फोर्स पंप जैसा ही कुछ इस्तेमाल होता था। तो यहाँ देखिए, संगीत और हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का कैसा संगम था। पानी और संगीत, क्या बात है। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और शुरुआती पंप थे, जैसे वो चेन पंप या चीन की ड्रैगन बैकबोन पंप? हाँ, फिलॉन ऑफ बाइजेंटियम नाम के एक और ग्रीक इंजीनियर थे जिन्होंने चेन पंप का वर्णन किया। इसमें एक बंद लूप में चेन घूमती थी, जिस पर बाल्टियां लगी होती थीं जो पानी उठाकर लाती थीं। और चीन वाला? चीन की ड्रैगन बैकबोन पंप, या उसे स्क्वायर पैलेट चेन पंप भी कहते हैं, वो सिंचाई के लिए बहुत लोकप्रिय हुई। उसमें लकड़ी के चौकोर तख्ते, पैलेट्स, एक चेन पर लगे होते थे, जो एक लकड़ी के बक्से या नली के अंदर फिट होते थे। इसे अक्सर पैलों से चलाया जाता था, और एक काफी मात्रा में पानी कम ऊंचाई तक उठा सकती थी। तो कुल मिला के ये जो शुरुआती सभ्यताएं थीं, इन्होंने पानी जैसी बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए कितने अद्भुत जुगाड़ और इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया, वो भी बिना बिजली या आधुनिक साधनों के। निश्चित रूप से ये सारे आविष्कार दिखाते हैं कि पानी का प्रबंधन, उसे नियंत्रित करना, उसे जरूरत की जगह तक पहुंचाना, ये हमेशा से मानवीय सभ्यता के विकास के केंद्र में रहा है। और ये तो बस शुरुआत थी, इसके बाद तो ऊर्जा के नए स्रोत आए। हाँ, क्योंकि सदियों तक तो इंसान या जानवरों की ताकत ही मुख्य जरिया रही पानी उठाने का। लेकिन फिर, जैसा आपने कहा, ऊर्जा के नए स्रोत आए, जैसे हवा, पवन चक्कियां। हमने सुना है कि इनका इस्तेमाल सबसे पहले फारस यानी आज के ईरान में शुरू हुआ। हाँ, ये सही है। लगभग 500 से 900 ईस्वी के बीच फारस में पहली व्यवहारिक पवनचक्कियां विकसित हुईं। ये थोड़ी अलग दिखती थीं आजकल की पवनचक्कियों से। इनका जो घूमने वाला एक्सिस था वो वर्टिकल यानी खड़ा होता था। खड़ा एक्सिस, ये कैसे काम करती थीं? इनके पाल या पंख
एक खड़े डंडे के चारों ओर लगे होते थे। हवा उन्हें घुमाती थी और वो नीचे लगी चक्की या पंप को चलाते थे। ये मुख्य रूप से अनाज पीसने और पानी पंप करने के लिए इस्तेमाल होती थी। लेकिन हम जो पवन चक्कियां ज्यादातर देखते हैं तस्वीरों में या जैसे नीदरलैंड्स वगैरह में, उनका एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल यानी लेटा हुआ होता है। ये बदलाव कब और क्यों आया? हाँ, वो ज्यादा परिचित डिजाइन है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाली पवन चक्कियां बाद में यूरोप में विकसित हुई, शायद 12वीं सदी के आसपास। ऐसा माना जाता है कि इनका डिजाइन शायद वाटरव्हील तकनीक से प्रेरित था, क्योंकि उसमें भी एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है। तो क्या ये हॉरिजॉन्टल वाली ज्यादा अच्छी थी? हाँ, कई मायनों में। ये हवा की ताकत का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर पाती थी और इनका मुंह हवा की दिशा में घुमाया जा सकता था, जिससे ये ज्यादा समय तक चल सकती थी। इसीलिए ये ज्यादा लोकप्रिय हुई और फैली। और इनका इस्तेमाल भी पानी पंप करने में होता था। हाँ, बहुत ज्यादा। खासतौर पर जमीन सुखाने या सिंचाई के लिए। जैसे क्रेते द्वीप पर, खासतौर पर लासिती पठार पर आज भी ऐसी सैकड़ों पुरानी पवन चक्कियां देखी जा सकती हैं जो सिंचाई के लिए पानी पंप करती हैं। वाह! तो पहले मांसपेशियों की ताकत, फिर पानी की धारा, फिर हवा। हाँ, और इसके बाद आई वो क्रांति जिसने शायद सब कुछ बदल दिया, भाप। हाँ, बाप की शक्ति। स्टीम पावर। ये सोचना भी अजीब लगता है कि बस पानी उबालने से इतनी ताकत मिल सकती है कि वो भारी मशीनें चला दें। ये कैसे शुरू हुआ? देखिए, भाप में शक्ति होती है, ये विचार तो बहुत पुराना है। पहली सदी में ही हेरोन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने एक खिलौने जैसा यंत्र बनाया था, एओलिपाइल, जो भाप के जेट से घूमता था। पर वो सिर्फ एक कौतुक था, उससे कोई काम नहीं लिया जा सकता था। तो काम लायक भाप इंजन कब बने? असली प्रगति हुई 17वीं और 18वीं शताब्दी में, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी एक जरूरत, कोयला खदानों की जरूरत। कोयला खदानों की? वहां क्या जरूरत पड़ गई भाप की? जैसे जैसे औद्योगिक क्रांति की आहट होने लगी, लोहे और दूसरी चीजों के लिए कोयले की मांग बढ़ने लगी, तो खदानें और गहरी खोदी जाने लगी, और जितनी गहरी खदान उतनी बड़ी समस्या पानी भरने की। उस पानी को बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया था। अच्छा, तो पानी निकालने के लिए पंप चाहिए थे और उन पंपों को चलाने के लिए कोई शक्तिशाली इंजन। बिल्कुल, यहीं से भाप इंजन के विकास को असली गति मिली। डेनिस पापिन नाम के एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रेशर कुकर जैसा स्टीम डाइजेस्टर बनाया और पिस्टन सिलेंडर के सिद्धांत पर काम किया। ये सब नींव रख रहे थे। और पहला असली भाप पंप किसने बनाया? पहला व्यावसायिक रूप से बेचा जाने वाला स्टीम पंप बनाया थॉमस सेवरी ने 1698 में। उन्होंने इसे नाम दिया माइनर्स फ्रेंड, यानी खनिकों का दोस्त। माइनर्स फ्रेंड, नाम तो अच्छा है। ये कैसे काम करता था? ये थोड़ा जटिल था। ये पहले भाप से एक बर्तन में वैक्यूम बनाता था, जिससे खदान का पानी खिंचकर ऊपर आता था। फिर उसी बर्तन में ताज़ी भाप छोड़ी जाती थी, जो दबाव डालकर उस पानी को और ऊपर फेंकते थी। ये वैक्यूम और दबाव दोनों का इस्तेमाल करता था। पर मैंने सुना है कि ये माइनर्स फ्रेंड उतना फ्रेंडली नहीं था, मतलब खतरनाक था। हाँ, ये बात सही है। उस समय बॉयलर बनाने की तकनीक उतनी अच्छी नहीं थी। ये पंप अक्सर बहुत ज्यादा दबाव पर काम करते थे और इनके फटने का खतरा रहता था। इनमें सेफ्टी वाल्व भी नहीं थे। तो ये एक शुरुआत तो थी, पर सुरक्षित और भरोसेमंद समाधान नहीं था। तो वो सुरक्षित और भरोसेमंद समाधान कौन लेकर आया? थॉमस न्यूकोमन। हाँ, थॉमस न्यूकोमन 1712 में उन्होंने अपना एटमॉस्फेरिक इंजन बनाया। इसे पहला व्यावहारिक और वाकई सफल स्टीम इंजन माना जाता है, जिसने दशकों तक खदानों से पानी निकालने का काम किया। पर इसे एटमॉस्फेरिक क्यों कहते थे? क्या ये वायुमंडल से जुड़ा था? हाँ, एक तरह से। ये सीधे भाप के दबाव से पिस्टन को नहीं धकेलता था। न्यूकोमन का तरीका अलग था। वो सिलेंडर में भाप भरते थे, फिर उस पर ठंडा पानी डालकर भाप को तुरंत ठंडा कर देते थे। ठंडा करने से क्या होता था? भाप जब ठंडी होकर वापस पानी बनती थी तो बहुत कम जगह लेती थी। इससे सिलेंडर के अंदर अचानक वैक्यूम यानी खालीपन पैदा हो जाता था। अब सिलेंडर के बाहर तो हवा का सामान्य वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। वही दबाव पिस्टन को जोर से नीचे धकेलता था। यही इंजन का पावर स्ट्रोक था। ओह, तो इंजन की ताकत भाप से नहीं बल्कि बाहरी हवा के दबाव से आ रही थी, इसीलिए एटमॉस्फेरिक इंजन। बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत ही चतुर डिजाइन था और इसने गहरी खदानों से पानी निकालने की समस्या को हल कर दिया। ये एक बड़ा गेम चेंजर था। वैक्यूम से इंजन चलाना, कमाल की सोच थी। पर इसमें भी कुछ कमी थी शायद। हाँ, इसकी सबसे बड़ी कमी थी इसकी अक्षमता, इनएफिशिएंसी। ये बहुत ज्यादा कोयला खाता था। क्यों? क्योंकि हर स्ट्रोक के लिए आपको पूरे भारी सिलेंडर को पहले भाप से गर्म करना पड़ता था, फिर पानी डालकर ठंडा करना पड़ता था। इस गर्म करने और ठंडा करने के चक्कर में बहुत सारी ऊर्जा, मतलब भाप की गर्मी, बर्बाद हो जाती थी। यहीं पर जेम्स वॉट का योगदान आता है।
जेम्स वॉट, ये नाम तो सुना ही है सबने। उन्होंने क्या किया? जेम्स वॉट ने, जो उस समय ग्लासगो यूनिवर्सिटी में उपकरणों की मरम्मत करते थे, 1760 के दशक में एक न्यूकोमन इंजन को ठीक करते हुए इस समस्या को गहराई से समझा। उन्होंने हिसाब लगाया कि सिलेंडर को बार बार ठंडा करने में ही लगभग 80% भाप की गर्मी बेकार जा रही है। 80%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और यही उनका जीनियस काम आया। उनका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी आविष्कार था अलग कंडेंसर, सेपरेट कंडेंसर का विचार। अलग कंडेंसर मतलब? उन्होंने सोचा कि सिलेंडर को ठंडा क्यों करना, भाप को ठंडा करने का काम कहीं और क्यों ना किया जाए। तो उन्होंने इंजन के साथ एक अलग बर्तन जोड़ा जिसे कंडेंसर कहा गया। भाप अपना काम करके पिस्टन को धकेलकर या वैक्यूम बनाकर सिलेंडर से निकलकर पाइप के जरिए इस अलग कंडेंसर में जाती थी और वही ठंडी होती थी। और मुख्य सिलेंडर? मुख्य सिलेंडर हमेशा गर्म रहता था, उसे बार बार ठंडा करने की जरूरत नहीं रही। इसका नतीजा ये हुआ कि इंजन की दक्षता, एफिशिएंसी नाटकीय रूप से बढ़ गई। वो बहुत कम कोयले में उतना ही या उससे ज्यादा काम करने लगा। ये ऊर्जा बचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। वाह, मतलब एक छोटा सा बदलाव पर असर कितना बड़ा। ये तो सच में क्रांति थी। पर वॉट यही नहीं रुके है ना, उन्होंने और भी सुधार किए। नहीं, बिल्कुल नहीं रुके। वॉट बहुत ही प्रतिभाशाली और मेहनती इंजीनियर थे। उन्होंने फिर डबल एक्टिंग इंजन बनाया। डबल एक्टिंग? हाँ, मतलब जिसमें भाप पिस्टन को सिर्फ एक तरफ, जैसे न्यूकोमन में नीचे की तरफ नहीं, बल्कि दोनों तरफ ऊपर और नीचे जाते हुए धकेलती थी। इससे इंजन की पावर लगभग दोगुनी हो गई। और फिर वो घूमने वाली गति? हाँ, वो शायद उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। व्यापारिक नजरिए से उन्होंने सन एंड प्लैनेट गियर सिस्टम जैसे तरीके इजाद किए जिससे इंजन की ऊपर नीचे होने वाली गति को पहिए की घूमने वाली रोटरी गति में बदला जा सके। इससे क्या फायदा हुआ? अरे, इससे तो दुनिया ही बदल गई। अब भाप इंजन सिर्फ पंप चलाने तक सीमित नहीं रहे, वो पहियों को घुमा सकते थे। इसका मतलब था कि अब कारखानों में लगी कताई मशीनें, करघे, आटा चक्कियां, सब कुछ भाप इंजन से चलाया जा सकता था। ओह, तो यहीं से औद्योगिक क्रांति को असली रफ्तार मिली। बिल्कुल। मैथ्यू बोल्टन के साथ मिलकर उन्होंने जो बोल्टन एंड वॉट कंपनी बनाई, वो औद्योगिक क्रांति की रीढ़ बन गई। उनके इंजन दुनिया भर में बिके और उन्होंने बिजली उत्पादन से पहले के युग को शक्ति प्रदान की। ये तो अविश्वसनीय कहानी है जेम्स वॉट की। हाँ। अच्छा, वॉट के बाद क्या हुआ? क्या भाप इंजन और बेहतर हुए? हाँ, बिल्कुल। वॉट के इंजन कम दबाव पर काम करते थे। उनके बाद इंजीनियरों ने उच्च दाब वाले, हाई प्रेशर भाप इंजन विकसित किए, जैसे रिचर्ड ट्रेविथिक और ओलिवर इवांस। उच्च दाब से क्या फर्क पड़ा? उच्च दाब वाले इंजन ज्यादा शक्तिशाली होने के साथ साथ ज्यादा कॉम्पैक्ट यानी छोटे और हल्के बनाए जा सकते थे, और ये सस्ते भी थे। अब इन्हें जहाजों पर लगाना संभव हुआ, स्टीम बोट का युग शुरू हुआ, और जमीन पर रेलगाड़ियों में लगाना संभव हुआ, लोकोमोटिव का युग शुरू हुआ। परिवहन में क्रांति आ गई। और दक्षता, क्या वो भी बढ़ी? हाँ, उसके लिए कॉर्निश इंजन बहुत मशहूर हुए। ये खासकर कॉर्नवॉल, इंग्लैंड की गहरी टिन की खदानों के लिए विकसित किए गए थे, जहां ईंधन बहुत महंगा था। इनमें कंपाउंडिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ। कंपाउंडिंग ये क्या होता है? तो मतलब भाप को एक सिलेंडर में फैलाने के बाद उसे फेंकने के बजाय दूसरे ज्यादा बड़े सिलेंडर में भेजकर उससे और काम लेना, मतलब भाप की ताकत का पूरा निचोड़ निकाल लेना। साथ ही कॉर्निश इंजीनियरों ने बॉयलर और पाइपों को अच्छे से इंसुलेट करने पर बहुत ध्यान दिया ताकि गर्मी बर्बाद ना हो। इससे ये इंजन अपने समय के सबसे ज्यादा कुशल इंजन बन गए। तो मतलब भाप इंजन लगातार बेहतर होते गए, और इन शक्तिशाली इंजनों को सीधे पंप से जोड़ने का विचार वो कैसे आया? यहाँ एक और महत्वपूर्ण नाम आता है, हेनरी आर वर्थिंगटन। वो एक अमेरिकी इंजीनियर थे। 1840 के दशक में उन्होंने डायरेक्ट एक्टिंग स्टीम पंप का आविष्कार किया। डायरेक्ट एक्टिंग? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्टीम इंजन का पिस्टन रॉड सीधे पंप के पिस्टन रॉड से जुड़ा होता था। बीच में कोई बड़ा भारी फ्लाई व्हील या लीवर जैसे न्यूकमैन या वॉट इंजन में बीम होती थी नहीं होता था। इससे पंप बहुत कॉम्पैक्ट और सरल हो गया। अच्छा। पहले उन्होंने सिंप्लेक्स पंप बनाया जिसमें एक स्टीम सिलेंडर और एक पंप सिलेंडर था। फिर उन्होंने डुप्लेक्स पंप बनाया जिसमें 2 स्टीम और 2 पंप सिलेंडर एक साथ काम करते थे, जिससे पानी का प्रवाह ज्यादा चिकना और लगातार होता था। और ये वर्थिंगटन पंप कहाँ इस्तेमाल होते थे? ये बहुत सफल हुए, खासकर जहाज़ों पर पानी पंप करने के लिए, बॉयलर में पानी भरने के लिए, बॉयलर फीड पंप्स, और म्यूनिसिपल वाटर वर्क्स में भी। ये कॉम्पैक्ट थे, भरोसेमंद थे और चलाना आसान था।
जहाजों पर। क्या इसका कोई खास उदाहरण है जहां ये काम आए हो? हाँ, एक बहुत ही नाटकीय और ऐतिहासिक उदाहरण है। वॉथिंगटन के 2 शुरुआती सिंप्लेक्स स्टीम पंप अमेरिकी नौसेना के एक बहुत ही प्रसिद्ध जहाज यूएसएस मॉनिटर पर लगाए गए थे। ये वो आयरन क्लैड जहाज था जिसने अमेरिकी गृह युद्ध में हिस्सा लिया था। ओह, मॉनिटर। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो क्या हुआ? दिसंबर 1862 में जब मॉनिटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था, वो एक भयानक समुद्री तूफान में फंस गया। जहाज में पानी भरने लगा और वो डूबने की कगार पर था। तो पंपों ने क्या किया? वही 2 वर्थिंगटन पंप, उन्हें पूरी क्षमता से चलाया गया। रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने लगभग 6 घंटे तक लगातार काम किया और जहाज से पानी बाहर निकालते रहे। 6 घंटे? हाँ, दुर्भाग्य से तूफान इतना भयानक था और जहाज में लीक इतने ज्यादा थे कि आखिरकार जहाज डूब गया। लेकिन उन पंपों की वजह से चालक दल के 41 सदस्यों को बचाया जा सका, क्योंकि उन्हें जहाज छोड़ने का वक्त मिल गया। ओह, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। मतलब पंपों ने सीधी सीधी जानें बचाई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ये मशीनें सिर्फ पानी नहीं हिलाती, ये संकट के समय जीवन रेखा बन सकती हैं। और क्या वो पंप आज भी मौजूद है जो मॉनिटर पर थे? हाँ, ये और भी कमाल की बात है। यूएसएस मॉनिटर का मलबा समुद्र तल से निकाला गया है और उसमें से वो दोनों वर्थिंगटन पंप भी बरामद हुए हैं। उन्हें अब संरक्षित किया गया है। ये शायद वर्थिंगटन के डिजाइन के सबसे पुराने जीवित उदाहरणों में से हैं और उस ऐतिहासिक रात के मूक गवाह हैं। अविश्वसनीय, क्या कहानी है। तो भाप के युग ने पंपों को नई शक्ति दी। अब आते हैं 19वीं और 20वीं सदी में, जब बिजली आ गई और तकनीक और तेजी से बढ़ी। आज जो सबसे आम पंप हम देखते हैं वो शायद सेंट्रीफ्यूगल पंप है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पंपों में से हैं। इनका सिद्धांत तो काफी पुराना था, शायद किसी ने पहले भी सोचा था। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी केंद्रापसारक बल से तरल को फेंका जा सकता है। ये सिद्धांत तो 17वीं सदी में डेनिस पापिन, जिन्होंने प्रेशर कुकर और स्टीम इंजन पर भी काम किया, ने भी बताया था। लेकिन उस समय इसे व्यावहारिक रूप देना मुश्किल था। तो इसे असली कामयाबी कब और कैसे मिली? व्यवहारिक रूप से सफल सेंट्रीफ्यूगल पंप 19वीं सदी में बनने शुरू हुए। लेकिन एक बड़ा मोड़ आया 1851 में, जब एक ब्रिटिश आविष्कारक जॉन एपोल्ड ने एक खास डिजाइन का इम्पेलर बनाया। इम्पेलर मतलब वो घूमने वाला हिस्सा। उसमें क्या खास था? हाँ, इम्पेलर वो पंखे जैसा हिस्सा होता है जो घूम के तरल को धक्का देता है। एपोल्ड से पहले के डिजाइनों में इम्पेलर की पंखुड़ियां सीधी होती थीं। एपोल्ड ने घुमावदार पंखुड़ियों वाला इम्पेलर डिजाइन किया। इन घुमावदार पंखुड़ियों से क्या फर्क पड़ा? सीधी क्यों नहीं? सीधी पंखुड़ियां पानी को बहुत तेजी से और कह सकते हैं कि झटके से बाहर फेंकती थीं। इससे काफी ऊर्जा बर्बाद होती थी और प्रवाह भी उतना अच्छा नहीं होता था। एपोल्ड की जो घुमावदार पंखुड़ियां थीं, वो पानी को ज्यादा धीरे और स्मूथली गाइड करती थीं, जैसे किसी चिकने रास्ते पर। इससे पानी का प्रवाह ज्यादा स्थिर हुआ और सबसे बड़ी बात, पंप की दक्षता, एफिशिएंसी नाटकीय रूप से बढ़ गई, कुछ मामलों में तो 3 गुना तक। यही घुमावदार वेन वाला डिजाइन आज के लगभग सभी सेंट्रीफ्यूगल पंपों का आधार है। तो ये काम कैसे करता है संक्षेप में? सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक मोटर इम्पेलर को तेजी से घुमाती है। इम्पेलर अपनी घुमावदार पंखुड़ियों से तरल को केंद्र से बाहर की तरफ फेंकता है, जिससे तरल की गति, वेलोसिटी बढ़ जाती है। फिर पंप की केसिंग, बाहरी खोल, इस तेज गति वाले तरल को धीमा करती है, जिससे उसकी गतिज ऊर्जा दबाव ऊर्जा में बदल जाती है और इसी दबाव से तरल पाइप में आगे बढ़ता है। और ये आज हर जगह है ना? मतलब हमारे घरों में पानी की टंकी भरने वाले छोटे पंप से लेके बड़े बड़े उद्योगों तक। बिल्कुल, इनकी लोकप्रियता की वजह है इनकी सादगी, इनमें चलने वाले हिस्से कम होते हैं, इनकी विश्वसनीयता और ये कि अलग अलग तरह के प्रवाह, कम या ज्यादा, और दबाव को संभालने के लिए डिजाइन किए जा सकते हैं। आपके घर का वाटर बूस्टर पंप, स्विमिंग पूल का फिल्टर पंप, खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का पंप, शहर को पानी सप्लाई करने वाले बड़े पंप, फैक्ट्रियों के पानी या केमिकल सर्कुलेट करने वाले पंप, इनमें से ज्यादातर सेंट्रीफ्यूगल ही होते हैं। लेकिन आपने शुरू में कहा था कि पंपों की तो बहुत सारी किस्में होती हैं, तो सेंट्रीफ्यूगल के अलावा और कौन से मुख्य प्रकार हैं और वो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? हाँ, बिल्कुल, दुनिया सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंपों से नहीं चलती। जरूरत के हिसाब से बहुत तरह के पंप विकसित हुए हैं। इन्हें मोटे तौर पर 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है: सेंट्रीफ्यूगल, जिन्हें रोटोडायनामिक भी कहते हैं, और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट
ये क्या होते हैं? पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हर चक्कर या स्ट्रोक में एक निश्चित मात्रा में तरल को फंसाकर या ट्रैप करके आगे धकेलते हैं। इनका प्रवाह मोटर की स्पीड पर निर्भर करता है, पाइप के दबाव पर उतना नहीं। इनमें कई प्रकार आते हैं, जैसे गियर पंप। इसमें 2 या ज्यादा गियर एक मजबूत केसिंग के अंदर एक दूसरे में फंसकर घूमते हैं। तरल गियर के दांतों के बीच फंसकर इनलेट से आउटलेट तक पहुंचता है। और ये कहाँ काम आते हैं? ये तेल जैसी गाढ़ी, चिपचिपी या विस्कस चीजों को पंप करने के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम में, मशीनों में लुब्रिकेशन के लिए या केमिकल डोजिंग में इनका काफी इस्तेमाल होता है। अच्छा, और कौन से हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में? आपने डायाफ्राम पंप का जिक्र किया था शायद। हाँ, डायाफ्राम पंप। इसमें एक लचीली झिल्ली या डायाफ्राम होता है जो किसी मैकेनिज्म जैसे कैम या हवा के दबाव से आगे पीछे होता है। जब वो पीछे हटता है तो